नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। टैक्स प्रणाली को सरल बनाने पर पीएम मोदी का जोर, कहा सिस्टम ऐसा हो जिसे जनता समझ सके। राजस्व ज्ञान संगम में अधिकारियों को रैपिड का दिया फॉर्मूला। एनएसजी पर चीन ने माना मेंबरशिप के करीब पहुंच रहा भारत, विरोध में कहा सदस्यता मिलने पर भारत पाकिस्तान के बीच बिगड़ जाएगा परमाणु संतुलन। केजरीवाल ने महेश गिरी पर लगाया एनडीएमसी अफसर की हत्या का आरोप, एनडीएमसी उपाध्यक्ष को भी लिया घेरे में, बीजेपी सांसद ने दी खुली चुनौती। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, बनाया जा सकता है यूपी से कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार। और विश्व के टॉप 50 बैंकों में शामिल होने के लिए तैयार हुआ एसबीआई, 5 सहयोगी बैंकों के विलय के प्रस्ताव को मिली हरी झंडी, 37 लाख करोड़ का हो जाएगा बैंक। और आप देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 2 दिवसीय राजस्व ज्ञान संगम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने टैक्स प्रणाली को आसान बनाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि टैक्स प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि ताकि आम जनता इसे आसानी से समझ सके। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि टैक्स प्रणाली के लिए रैपिड का फॉर्मूला दिया। उन्होंने रेवेन्यू, अकाउंटेबिलिटी, प्रोबिटी, इंफॉर्मेशन और डिजिटाइजेशन लागू करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा लोगों को टैक्स भरने में दिक्कत नहीं, पर उनकी सुविधा का ध्यान रखें, बार बार चक्कर लगवाकर परेशान न करें। प्रधानमंत्री ने टैक्स ऑफिसर्स से कहा कि वो टैक्स पेयर्स के लिए मेंटर की भूमिका निभाए। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ ही वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी मौजूद थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सांसद महेश गिरी और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष करण सिंह तंवर पर निगम के अफसर एमके खान की हत्या का सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने उपराज्यपाल नजीब जंग को इस बाबत एक चिट्ठी भी लिखी है, जबकि गिरी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी है। बीजेपी सांसद ने कहा एनडीएमसी अफसर की हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो साबित करें। मुझे लगता है कि उन्हें कोई कंफ्यूजन हुआ है। एमए खान से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा, न ही इस संबंध में मैंने एलजी को अभी कुछ लिखा है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी ने अलका लांबा को प्रवक्ता पद से 2 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि अलका पर यह कार्रवाई पिछले दिनों गोपाल राय के परिवहन मंत्रालय छोड़ने के बाद उनके बयान को लेकर की गई है। अलका ने पहले जहां मामले में ट्वीट कर पश्चाताप की बात कही थी, वहीं अब उनका कहना है कि उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। बता दें कि गोपाल राय के मंत्री पद छोड़ने के बाद अलका लांबा ने कहा था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सत्येंद्र जैन को दिया गया है ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। जब तक जांच नहीं हो तब तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री गोपाल राय से ली गई ताकि कोई आरोप न लगे। उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में खूब शोर मचा था, जबकि पार्टी और सरकार को भी कोई तर्क नहीं सूझ रहा था। कांग्रेस में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बड़ी जिम्मेदारी देने की खबरें तेज है। सूत्रों की माने तो शीला को यूपी में सीएम उम्मीदवार बनाया जा सकता है। यही नहीं, कमलनाथ के इस्तीफा देने के बाद अब उन्हें पंजाब का प्रभार भी सौंपा जा सकता है। इसी सिलसिले में शीला दीक्षित ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इससे पूर्व कमलनाथ ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर इस्तीफे की पेश की थी, जिसे सोनिया ने मंजूर कर लिया था। कमलनाथ ने लिखा था कि उनके पद पर बने रहने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, ऐसे में असल मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। टॉपर घोटाले में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह और उसकी पत्नी और पूर्व विधायक उषा सिन्हा के खिलाफ सीजेएम की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इसके बाद एसआईटी की टीम ने बहादुरपुर स्थित लालकेश्वर के घर वारंट तामीला कराने गई, लेकिन घर बंद मिला। इस घोटाले के संबंध में पूछताछ करने के लिए पुलिस दोनों को खोज रही है। कई जगह छापेमारी भी की गई, पर दोनों फरार हैं। दूसरी ओर पुलिस ने हिलसा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अनिल कुमार को सीजेएम की अदालत में पेश किया गया। सीजेएम ने अनिल को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बेउर जेल भेज दिया है। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। भारतीय बैंकिंग जगत में एकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक
और उसके सहयोगी 5 बैंकों के विलय के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अपने तरह के अकेले भारतीय महिला बैंक का भी विलय एसबीआई में हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अपने सहयोगी बैंकों और बीएमबी को मिलाने के बाद एसबीआई की परिसंपत्तियां बढ़ाकर 37 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएंगी और ये दुनिया के 50 सबसे बड़े बैंकों की सूची में शुमार हो जाएगा। बीजेपी नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर निशाना साधा है। गुप्ता ने गुरुवार को ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की है जिसमें आपके विधायकों की शैक्षणिक योग्यता का जिक्र है। गुप्ता ने कटाक्ष करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पढ़े लिखे विधायकों का रियलिटी चेक। इसके साथ जारी सूची में आपके जिन 23 विधायकों का जिक्र है उनसे भी कोई 12वीं पास से अधिक नहीं है, जबकि त्रिनगर से विधायक नरेंद्र तोमर की डिग्री को फर्जी बताया गया है। भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता हासिल करने की दिशा में बढ़ने का जिक्र करते हुए चीन के आधिकारिक मीडिया ने आज कहा कि यदि नई दिल्ली को इस विशिष्ट समूह में प्रवेश किया जाता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच का परमाणु संतुलन बिगड़ जाएगा। सरकारी ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया कि एनएसजी में भारत का प्रवेश दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन को हिला देगा और साथ ही से पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर संकट के बादल भी मंडराने लगेंगे। हालांकि इस लेख में ये भी कहा गया कि चीन 48 सदस्यों वाले परमाणु क्लब में भारत को शामिल किए जाने का स्वागत कर सकता है, बशर्ते ये नियमों के साथ हो। पाकिस्तान को दाऊद और हाफिज सईद जैसे आतंकवादी सरगनाओं के दबोचे जाने का खतरा सताने लगा है। पाकिस्तानी एजेंसियों ने भारत के इरादों का हवाला देकर अपने सुरक्षा तंत्र को आगाह किया है। पाकिस्तानी एजेंसियों ने इन दोनों आतंकवादियों की सुरक्षा और निगरानी भी बढ़ाई है। भारत की खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक भारत के अमेरिका के साथ आतंकवादी निगरानी केंद्र में भागीदारी से पाकिस्तानी बौखला गया है। पाकिस्तानी एजेंसियां इस बात से परेशान है कि नई साझेदारी से उनकी भारत में आतंक परोसने की नीतियों पर लगाम कसी जा सकती है। खास तौर पर दाऊद और हाफिज जैसे आतंकियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उड़ता पंजाब केस की सुनवाई टालने के बाद उस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अब फिल्म पर स्टे लगाने की मांग की याचिका पर आज ही होगी सुनवाई। इससे पहले सुनवाई टालते वक्त कोर्ट ने तर्क दिया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच को नहीं दिया गया। पंजाब के एक गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स अवेयरनेस एसोसिएशन ने कल उड़ता पंजाब की रिलीज रोकने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। एनजीओ का मानना है कि फिल्म इस उत्पादक राज्य की छवि धूमिल करती है। सेंसर बोर्ड के साथ काफी दिन तक विवाद में फंसी रही उड़ता पंजाब की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लंबी चली लड़ाई के बाद रिलीज होने के सिर्फ 2 दिन पहले अब उड़ता पंजाब इंटरनेट पर लीक हो गई है। ये बात फिल्म निर्माताओं ने मुंबई पुलिस के पास दर्ज कराई गई शिकायत में कही है। फैंटम फिल्म्स ने साइबर क्राइम सेल के पास कल रात को कॉपीराइट चोरी की शिकायत दर्ज कराई। उनका मानना है कि फिल्म की सेंसर बोर्ड को सौंपी गई प्रति किसी तरह विभिन्न टोरेंट साइटों पर पहुंच गई है, जो किसी भी फिल्म को गैर कानूनी ढंग से डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा देती है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।